पब्लिक की भारी डिमांड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी सीए इंटर जनवरी 25 मई 25 के अटेम्प्ट के लिए हम लेकर के आ गए हैं बहुत ही खास ट्रिक्स। आपके पूरे स्टडी मटेरियल के हर इलस्ट्रेशन, हर प्रैक्टिकल से उठा करके चुनिंदा एडजस्टमेंट्स और उनका इफेक्ट बहुत ही खूबसूरती से एक पीडीएफ के अंदर हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। ना केवल आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, ट्रिक्स भी दूंगा, की नोट्स भी लिखवाऊंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्शन का अकाउंट वो कैसे बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो सिखाऊंगा, और एसपीएल के फॉर्मेट को याद रखने के लिए नेमनिक कोड्स भी देकर के चलूंगा। ऑल इन ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चुटकियों में कर देंगे खत्म। वीडियो वर्थ इट है, अपने फंसे हुए दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ये पीडीएफ का लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, अगर पसंद आए, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। एंड एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, आई बटन। आई बटन में आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मिनट के अंदर रिवाइज करने हैं, आई बटन में मिल जाएगा। और अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन 8-8 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं पेपर के अंदर, उनकी सारी ट्रिक्स ऊपर आई बटन में आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? सबसे पहले इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो उसका एसपीएल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बैलेंस शीट में केवल और केवल आप उसे इन्वेंट्रीज में लिख करके चलेंगे। उसके बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इफ अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो सबसे पहले एसपीएल पे उसका इफेक्ट जाएगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री में आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके लिखोगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो ब्रैकेट लगा के, पॉजिटिव आती है तो बिना ब्रैकेट लगाए लिख करके चलोगे। और साथ ही साथ बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्रीज में भी उस क्लोजिंग स्टॉक को लिख के चलोगे। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कहाँ आ जाएगा? 2 जगह, एक तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक एसपीएल के अंदर और बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में भी जाएगा, और ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो केवल बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो उधार है आपने पे नहीं किया, वो एक तो आपके एसपीएल में एक्सपेंसेस में ऐड होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कहने पर। क्यों? भले ही वो आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं किया, पर वो पार्ट है आपके खर्चों का ही, एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है, उसे आप एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में उसे आप करंट लायबिलिटी बना देंगे, क्योंकि चुकाना तो है ही, उधारी तो है ही आपके ऊपर। इसका जस्ट उल्टा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के इफेक्ट्स का उल्टा इफेक्ट आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, इन्हें आप एसपीएल में अदर एक्सपेंसेस में से लेस करके चलेंगे और बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। बिल्कुल उल्टा कर दो, वहां अदर एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, प्रीपेड को लेस कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को अदर करंट एसेट्स में दिखा दो। उसके बाद इनकम आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब है वो इनकम जो आपने कमा ली है पर मिली नहीं है, अभी आपने अपना काम पूरा कर दिया, पैसा मिला नहीं है। तो सबसे पहली बात, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है आपका काम पूरा हुआ, आप उसे इनकम मानो, आप टेंशन मत लो, आप उसे अदर इनकम में बुक करो। तो एक तो वो एसपीएल में अदर इनकम में ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट आप उसे अदर करंट एसेट में लेकर के जाओगे। क्यों? पैसा मिलने वाला है, भले ही मिला नहीं है पर मिलेगा, एसेट तो है ही आपका, इसलिए अदर करंट एसेट में जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो पैसा जो आपने एडवांस में प्राप्त कर लिया है, लायबिलिटी आपकी, आपने पैसा पहले ले लिया, अभी जिम्मेदारी निभानी है, तो एक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी और दूसरा अदर इनकम से लेस करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, जो बहुत प्यारा है। डेप्रिसिएशन एसपीएल में एक अलग हेडिंग में आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और उसके बाद उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा सबको पता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू से लेस कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अगर आग लगने से गुड्स का नुकसान हो जाता है तो भाई साहब, एक तो आपने जो गुड्स खरीदे वो जल गए तो आपकी परचेज कम हो जाएगी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से लेस कर देंगे, और ये आपका नुकसान है इसलिए इसे अदर एक्सपेंसेस में ऐड भी करोगे। यानी इसका ट्रीटमेंट एसपीएल के एसपीएल में खत्म हो जाएगा। परचेजेस से लेस करो और अदर एक्सपेंसेस बना दो, खरीदा हुआ सामान खत्म, वो नुकसान हो गया, अदर एक्सपेंसेस में चला गया। बहुत बढ़िया सर। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने बिजनेस के गुड्स को निकाल करके घर ले गया अपने घर के यूज के लिए, तो क्या होगा? खरीदा हुआ सामान परचेज तो कमी होगी आपकी, क्योंकि गोदाम से सामान घर गया तो परचेज को तो लेस ही करोगे। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में ये ड्रॉइंग्स बनेगा, यानी कैपिटल से लेस करके चलोगे, कैपिटल से लेस करोगे, मालिक की पूंजी से कट जाएगा वो पैसा जो वो बिजनेस का सामान अपने घर ले गया है। एसेट्स रिवैल्यूड एट हायर वैल्यू, ये बहुत सारी इलस्ट्रेशंस के अंदर है आपके स्टडी मटेरियल में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसेट्स को अगर हम वैल्यू बढ़ा देते हैं, एसेट्स की वैल्यू हाई कर देते हैं, तो उसका क्या होगा? एसपीएल पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बैलेंस शीट में ही उसके दोनों के दोनों इफेक्ट्स आ जाएंगे। पहला इफेक्ट क्या होगा? पहला इफेक्ट उसका ये होगा प्यारे बच्चों कि रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम का एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में। ठीक है सर, फायदा हुआ है, वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बढ़ गई। दूसरी तरफ एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो ये इफेक्ट बराबर रहेगा, एक तरफ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बढ़ गई, दूसरी तरफ एसेट साइड बढ़ गई, ये इफेक्ट भी बराबर रहेगा। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत ही फेवरेट है इंस्टीट्यूट्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स पीएनएल से बनाते हैं
हैं प्रोविजन, तो एक तो आपका अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स P&L में, ठीक है सर। दूसरा ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनेगा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। क्यों? साल खत्म होने के कुछ महीने बाद ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा करंट लायबिलिटीज के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर से जो पैसा नहीं मिलने वाला है, जो पैसा डूबने का अंदाजा है, उसका ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात P&L से ही बनेगा, अदर एक्सपेंस में जाएगा, और क्या होगा उसका, और हम उसे ट्रेड रिसीवेबल से लेस करके चलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल से लेस करके चलेंगे, डेटर से माइनस कर देंगे, ठीक है सर। एक एडजस्टमेंट आती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ बाय एडजस्टिंग जनरल रिजर्व, ये आपके स्टडी मेटेरियल के ही क्वेश्चन से उठाई हुई है मैंने सारी की सारी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करके खत्म कर दिया जनरल रिजर्व से एडजस्ट करके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले वाले खर्चे, जो सीए को फीस देते हो कंपनी बनाने के लिए, अपने साइन करने के लिए, जो गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी देते हो, वो वाले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करके खत्म कर दिया। तो एक तो जनरल रिजर्व कम हो जाएंगे आपके, रिजर्व एंड सरप्लस से लेस हो जाएगा, एक इफेक्ट तो ये है। और सेकंड इफेक्ट क्या है? नीचे लिखा हुआ है, सेकंड इफेक्ट इज रिमूवल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फ्रॉम एसेट साइड। एसेट साइड से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गायब हो जाएंगे। तो क्या हुआ? लायबिलिटी साइड से रिजर्व सरप्लस से रिजर्व कम हुआ, और एसेट साइड से उतने ही अमाउंट से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कम हो गए, गायब हो गए। तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट सेम रहेगा, टैली रहेगी। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, पीपीई अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्शन की चर्चा नहीं है तो केवल और केवल बनेगा पीपीई अकाउंट यानी फिक्स्ड एसेट अकाउंट। उसका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। अगर क्वेश्चन में लिखा है आपने उसकी सेल कर दी है तो तीन बातों का ध्यान रखना है। बाय बैंक, सेल कितने में करी, बाय डेप्रिसिएशन, साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन, और बाय P&L अगर लॉस हुआ है सेल पे, और टू P&L अगर प्रॉफिट हुआ है सेल पे। अगर लिखा है किसी एसेट को राइट ऑफ कर दिया तो बाय P&L राइट ऑफ, और ये दोबारा बाय डेप्रिसिएशन कौन सा लिखा हुआ है? जो एसेट्स बेचे नहीं है अभी भी है उन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। और टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर पीपीई अकाउंट के साथ साथ आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है तो ऐसे केस में क्या होगा? पीपीई अकाउंट से टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी तो रहेगा ही रहेगा, सेल वहां पे बाय बैंक के नाम से आएगी ही आएगी, और बाय डेप्रिसिएशन वो साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ सेल तक का ना आके टोटल डेप्रिसिएशन जो इस पीपीई पे लगा है, जो बेच दिया, जब से खरीदी थी तब से सेल तक का टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। और लॉस है तो बाय P&L, प्रॉफिट है तो टू P&L, राइट ऑफ है तो बाय P&L, सब कुछ सेम है। यानी एक परिवर्तन होगा केवल और केवल पीपीई अकाउंट में बाय बैंक के नीचे जो बाय डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ सेल तक का, वो साल के पहले दिन से डेट ऑफ सेल तक नहीं, जब ये पीपीई खरीदा था जिसे आज बेच रहे हो, खरीदने वाली डेट से लेकर आज सेल तक का टोटल डेप्रिसिएशन, चाहे 4 साल पहले खरीदा तो 4 साल का टोटल डेप्रिसिएशन। और उसी का सेकंड इफेक्ट कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू पीपीई। ये जो पीपीई अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है, इसी का सेकंड इफेक्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में टू पीपीई, और उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, और करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन पीपीई अकाउंट में ही हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, जब एक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं होता। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन है तो वो बाय डेप्रिसिएशन पीपीई अकाउंट से उठा के एक्यूमुलेटेड डेप्शन में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। इसके बाद मैं आपको देता हूं एसपीएल के फॉर्मेट को याद रखने की ट्रिक्स। ये कैसे याद करेंगे? सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम और टोटल इनकम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है रोटी, ROTI। आर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ से अदर इनकम, TI से टोटल इनकम। एक्सपेंसेस का शॉर्ट फॉर्म है CPC-EFDO, CPC-EFDO। C से कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड, P से परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C से चेंजेस इन इन्वेंटरी, E से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, FDO फाइनेंस कॉस्ट, डेप्शन अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। रोटी, CPC-EFDO, ठीक है, ओके सर जी। और की नोट्स हैं 11 यहां पर, जिन्हें याद रख के आप एक एक एडजस्टमेंट को ठिकाने लगा सकते हैं स्टडी मेटल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर की, आरटीपी, एमटीपी, कोई भी क्वेश्चन हो। ये 11 सुपर सेलेक्ट मैंने करी है ताकि एक भी आपको दिक्कत ना करे। ये है सबसे महत्वपूर्ण। नंबर 1, अगर लिखा है बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनेगा बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में। अगर लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, नो एडजस्टमेंट। अगर लिखा है ट्रेड रिसीवेबल ड्यू फॉर मोर देन 6 महीने, डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, सेपरेट डिस्क्लोजर दोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। वो डेटर्स अलग लिखोगे जो 6 महीने पुराने हैं, वो अलग लिखोगे जो 6 महीने से कम पुराने हैं। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक को गिरवी रख दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। इवन किसी भी एसेट को आप गिरवी रख रहे हो, गिरवी रखने की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, बस डिस्क्लोजर देते हैं नोट्स में। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को अलग अलग दिखाओगे, जो कैश शेड्यूल बैंक में रखा हुआ है उसे अलग दिखाओगे, जो अनशेड्यूल्ड बैंक में लिखा हुआ है उसे अलग दिखाओगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग नाउ पेएबल इन करंट ईयर विल बिकम करंट लायबिलिटीज। आपने 5 साल का लोन
लिया था पर 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब चुकाने का टाइम आ गया, अब 1 साल का ही टाइम है, उससे कम ही टाइम बचा है चुकाने के लिए, तो वो आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से लिखकर चलोगे, बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग की हेडिंग में करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। लूज टूल्स इन्वेंट्री बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगा के आएगा एक्सपेंसेस हेड में, और अगर रिवर्स है तो बिना ब्रैकेट के आएगा। लूज टूल्स को इन्वेंट्री में लिखते हैं। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है रिलेटेड पार्टी से, तो नोट्स टू अकाउंट्स में उसको अलग से लिखोगे कि आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शंस करी हैं। जरूर शेयर करें दोस्तों को, पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी एडजस्टमेंट रह गई है, कुछ भी आपको पूछना है कॉमेंट जरूर करें, मैं एक एक बच्चे का कॉमेंट एड्रेस करके चलूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी कॉमेंट में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।